नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल पटना की खबर के बाद आज हम उसी लाइन पर फिर आपसे बात करेंगे और आज की बात हमारी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के मद्देनज़र गहराई से सभी पार्टियों को सोचने के विषय के ऊपर होगी कि आखिरकार यदि किसी ने यहाँ खुद को सबसे बड़ा हीरो मानने की बात की तो फिर बात बिगड़ेगी और ऐसी बिगड़ेगी कि जो कुछ भी पटना में हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं अब आपको बता दूं कि पटना के बाद ये बात तो निकल कर साफ हो गई, सामने आ गई कि मायावती जी इस महागठबंधन या जो कुछ भी कोई संगठन बनेगा उससे बाहर है, क्योंकि मायावती गाहे बगाहे इस विपक्ष की कहानी को उसी तरह से अपनी बयानबाजी में रंग देती हैं जैसे अमित शाह ने कल कश्मीर में कहा था कि यह केवल शो है और वहाँ केवल फोटोग्राफी हो रही है। इसी तरह से कुछ बयान मायावती के समाचार पत्रों में गाहे बगाहे देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती मात्र एक सीट चुनाव में ले पाई और वहीं अखिलेश यादव ने भारी बढ़त हासिल की और 130 के आसपास विधानसभा की सीटें प्राप्त की। ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी में और इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसे मायावती और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ था उसमें मात्र 5 सीटें मिली। इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को ये देखना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें या ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को हराने के लिए किस तरह की चाल चलनी है और किस तरह से गठबंधन को मजबूत करना है। अब जो बातें सामने आ रही हैं, कल की पटना बैठक के बाद जो बात सामने आई है उसमें सबसे पहली बात ये आ रही है कि कांग्रेस के हाथ में इस पूरे अब महागठबंधन की कमान आ गई है और कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो एमपी भी हैं और उनकी सरकार भी वहाँ बन गई है। लेकिन उसके बाद अब यूपी एक ऐसा बड़ा राज्य है कि यहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए कम से कम 60 से 70 सीटें बीजेपी से झटकनी होंगी और तभी कुछ पूरे देश में हो पाएगा जब 100 से 150 के बीच बीजेपी को नीचे लाया जाए। इसके लिए अब ऐसा आज एक जो सूचना हमें प्राप्त हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से ही कहीं से चुनाव लड़ाया जाए और इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी यूपी से किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ये दोनों चेहरे खड़गे साहब दलित चेहरे हैं और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसलिए उनके लिए तो कुछ खास तौर पर माना जा रहा है कि वो पटेल बाहुल्य इलाका है उनका, सुल्तानपुर से भी उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है या फूलपुर से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहाँ से आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ा करते थे। इसी तरह से खड़गे साहब को भी कोई ऐसी सीट दिलाई जाए जहाँ पर कांग्रेस को और सीटें मिलें और उनमें वो खड़गे साहब का पूरा प्रचार हो। बात अब खड़गे साहब को यहाँ लाने की इसलिए हो रही है कि मायावती का वोट बैंक विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो गया, इसलिए जो दलित वोट है वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा इसके लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और इसी वजह से उन्होंने अपना दलित अध्यक्ष भी बनाया है और
यह भी कांग्रेस सोच रही है कि शिमला में इसकी घोषणा की जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी यूपी के किसी भी जगह से चुनाव लड़ें जहाँ से वो बड़े आसानी से जीत जाएं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और मुझे यह भी पता चला है कि आगरा एक ऐसी जगह है कि कांग्रेस के लिए मुफीद है, और कांग्रेस यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे को यदि चुनाव में लाती है तो निश्चित तौर पर उनकी जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी और प्लस दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट और बाकी बैकवर्ड समाज का वोट जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, ये सीट बड़े आसानी से और काफ़ी बहुमत से निकाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो खड़गे साहब को हरा सके। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जिसके ज़रिए मैं सार्वजनिक करना चाह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे आगरा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस पर सीट पर समाजवादी पार्टी का भी ज़्यादा कोई क्लेम नहीं होता। चुनाव उनके लोग लड़ते हैं, लेकिन वो केवल नाम के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसलिए देश के एक बड़े नेता को यदि यहाँ से उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस खड़गे साहब को यहाँ से जिता कर ले जा सकती है। और आगरा में यदि खड़गे साहब आ गए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा उनके यहाँ खड़े होने से काफ़ी प्रभावित होगा और कांग्रेस को वोट मिलेगा। तो इस बार ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मसले पर क्या सोचते हैं, इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है, और ना ही शायद जब तक चुनाव होंगे तब तक कोई बात खुलेगी। हालांकि ये सब बातें अपनी जगह हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अभी भी अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, और आम तौर पर अखबारों में और टीवी चैनलों पर अपनी बात रखकर कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर कहना चाहिए संसद में अभी कोई ऐसा दखल नहीं है जहां पर उनको कोई वोट मिला हो। मैंने इस बात की चर्चा कल भी की थी कि दिल्ली की 7 सीटें वो हार गए थे, और जबकि उन्हें 2 बार अपनी सरकार दिल्ली में बना चुके हैं और अभी भी सरकार में हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यानी संसदीय स्तर पर उन्हें कोई वोट नहीं मिलता। तो उनको ये अपनी हैसियत को ठीक से आंकना होगा कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और केवल अखबारबाजी या टीवी चैनलों के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का जो रवैया अपनाया जा रहा है वह उनकी सेहत की या उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज वक्त की ज़रूरत है कि सभी लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। जो उनकी एक छोटी सी समस्या है वो कोई समस्या नहीं है। यदि देश में इस महागठबंधन की सरकार बनी तो इस तरह के जो ऑर्डिनेंस हैं, अध्यादेश हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता। और बाकी आपको उनकी लड़ाई दूसरे रूप में लड़नी चाहिए, सामने रखनी चाहिए कि भाई सीबीआई और ईडी उनको परेशान कर रही है, जो भी है, तो वो तो बात कहीं तक सामने आती है, लेकिन इस तरह के अध्यादेश को लेकर के वो अपनी बातें सार्वजनिक कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। और शायद कुछ लोग अभी इसमें जो दूसरे दल हैं, 17 दल हैं, उनमें से कुछ दलों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी इसी तरह से बयानबाजी करती रही और लीक से हट कर के बातें करेगी तो ऐसी पार्टी की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। देर रात फिर आपसे मिलेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।